गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज हम लोग बांग्ला सिक्का पोर्टल में लाइफ साइंस के लिए जीव विज्ञान के लिए जो पहला एक्टिविटी टास्क दिया गया है जिसमें 4 क्वेश्चन हैं उसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन करने से आप लोगों को क्या एक्टिविटी दी गई है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और उसके बाद आप इस एक्टिविटी को समझने के बाद इन चारों क्वेश्चन का हल A4 साइज पेपर में करेंगे सुंदर हैंडराइटिंग में और इसे अपने सब्जेक्ट टीचर को बताए गए डेट पर जमा करेंगे। तो बांग्ला सिक्का पोर्टल की तरफ से जो लाइफ साइंस का मॉडल एक्टिविटी टास्क है इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है स्नायु कोश का एक साफ चित्र बनाओ और दिए गए अंशों को चिन्हित करो। डेंड्रॉन, स्वान कोशिका, साइनेप्टिक नोब और एक्सोलेमा। तो पहला क्वेश्चन जो है स्नायु कोश का साफ चित्र। स्नायु कोश को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नायु कोश को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो हम लोगों का तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम जो है असंख्य छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर के बनता है और इसे तंत्रिका तंत्र की या नर्वस सिस्टम की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो न्यूरॉन जो है संवेदी अंगों से जुड़ा रहता है और वहाँ से संवेदना को ग्रहण करके मस्तिष्क में लाता है और मस्तिष्क से उत्पन्न आदेश को फिर से प्रभावी अंगों में भेजता है। इसलिए न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है न्यूरॉन का चित्र बनाकर 4 भागों को नामांकित करना है। हमने सभी भागों को दिखाया है आपको समझने के लिए। आप सिर्फ 4 भागों को ही नामांकित करेंगे। डेंड्रॉन, स्वान कोशिका, एक्सोलेमा और सिनेप्टिक नोब। मैंने आपको समझाने के लिए न्यूरॉन की रचना को इतने सारे भागों को समझाना जरूरी समझा ताकि आपका न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो हम लोग देख लें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। न्यूरॉन कितने भागों से मिलकर बना है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई समझ में आ गई। न्यूरॉन हमारा 2 भागों से मिलकर बनता है। पहला भाग को बोलते हैं साइटोन और दूसरा भाग है उससे निकलने वाला प्रवर्धन। ठीक है, प्रवर्धन 2 तरह का है न्यूरॉन में। पहला प्रवर्धन जो साइटोन के ऊपर से निकलता है, असंख्य छोटी पतली रचना जिसको डेंड्रॉन कहते हैं, और दूसरा प्रवर्धन साइटोन के नीचे भाग से निकलता है। इसकी संख्या 1 होती है। ये एक लंबा मोटा प्रवर्धन है जिसे एक्सॉन कहते हैं। तो पहले हम लोग साइटोन की रचना को ध्यान से देखें। साइटोन क्या है? तो न्यूरॉन का जो ऊपरी भाग है इसे हम लोग साइटोन कहते हैं। ये गोल आकृति का हो सकता है, अंडाकार आकृति का हो सकता है, तारे की आकृति का हो सकता है या इसकी आकृति अनियमित होती है। जंतु कोशिका के समान न्यूरॉन की कोशिका में जो जीव द्रव्य भरा रहता है उसे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं और इस न्यूरोप्लाज्म में जंतु कोशिका के समान केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा अन्य कोशिकांग जंतु कोशिका में जो पाए जाते हैं, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, किंतु केंद्रक के ऊपर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता जैसे अन्य जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है और अन्य जंतु कोशिका विभाजित कर सकते हैं। किंतु न्यूरॉन में केंद्रक के ऊपर जंतु कोशिका के समान सेंट्रोसोम नहीं होने के कारण न्यूरॉन की कोशिका में विभाजन नहीं होता और इसकी संख्या जन्म के समय जितनी रहती है बड़े होने पर उतनी ही बनी रहती है। और न्यूरोप्लाज्म में दानेदार कण के समान रचना दिखाई दे रही है। इस कण के समान रचना को हम लोग निसेल्स कण कहते हैं जो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसके अलावे पतले पतले धागे के समान रचना दिखाई दे रही है जिसे हम लोग न्यूरोफाइब्रिल कहते हैं। साइटोन का कार्य है संवेदना को डेंड्रॉन से ग्रहण करना और उसे एक्सॉन के द्वारा दूसरे न्यूरॉन में लाना। अब हम लोग देख लें प्रवर्धन। तो प्रवर्धन साइटोन या सेल बॉडी से निकलता है। साइटोन का बहुत सारा नाम है, सेल बॉडी, सोमा, सेंट्रॉन। अब साइटोन से तो प्रवर्धन निकलता है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो साइटोन से ऊपर की तरफ अनेक छोटा पतला प्रवर्धन जो निकलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन।
डेंड्रॉन से निकलने वाली जो ये पतली शाखा है इसे हम डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट हमारा जो है संवेदी अंगों से जुड़ा रहता है और संवेदी अंगों से संवेदना को ग्रहण करके डेंड्रॉन में लाता है और डेंड्रॉन उस संवेदना को सेल बॉडी में भेजता है और सेल बॉडी दूसरा प्रवर्धन जो सेल बॉडी या साइटोन के नीचे से निकलता है एक्सॉन, उसके द्वारा उस सूचना को दूसरे न्यूरॉन में लाता है। अब हम लोग एक्सॉन की रचना को थोड़ा देख लें तो एक्सॉन जो है, एक्सॉन सेल बॉडी के या साइटोन के नीचे भाग से निकलने वाला एक लंबा मोटा प्रवर्धन है। एक्सॉन की रचना कैसी होती है तो सेल बॉडी के जिस भाग से एक्सॉन निकलता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। इसके बाद एक्सॉन की रचना हम लोग देख लें तो एक्सॉन के अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है। इस जीव द्रव्य को कहते हैं एक्सोप्लाज्म। और एक्सॉन एक लंबा और मोटा प्रवर्धन है। ये मोटा क्यों हो गया तो एक्सॉन 2 या 2 से अधिक आवरण से घिरा रहता है, जिसके कारण एक्सॉन मोटा हो जाता है और एक्सॉन मोटा होने के कारण इसे हम लोग नर्व भी कहते हैं। अब एक्सॉन मोटा हो गया 2 या 2 से अधिक आवरण से घिरे रहने के कारण। अब इसके आवरण को हम लोग देख लें तो एक्सॉन के भीतर जो जीव द्रव्य है उसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सोप्लाज्म के बाहर जो सबसे भीतरी आवरण है उसे एक्सोलेमा कहते हैं, जो एक्सोप्लाज्म को घेरने का काम करती है। उसके बाद ये बीच वाला आवरण एक्सॉन का थोड़ा मोटा होता है, जिसे माइलिन या मेडुलरी शीथ कहते हैं। और ये माइलिन या मेडुलरी शीथ थोड़ी थोड़ी दूर पर संकुचित होता है और गांठ का निर्माण करता है, जिसे नोड ऑफ रेनवियर या रेनवियर की गांठ कहते हैं। ये रेनवियर की गांठ संवेदना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तेजी से पहुंचाने में सहायता करता है। जहाँ जहाँ पर गांठ होता है वहाँ पर सूचना जंप करती है। इसके बाद सबसे बाहरी आवरण जो एक्सॉन का है, जिसे हम न्यूरिलेमा कहते हैं, और ये तीनों आवरण एक्सॉन को मोटा बनाता है और एक्सॉन को हम लोग नर्व कहते हैं। अब एक्सॉन नर्व है तो 2 तरह का होता है, माइलिनेटेड या मेडुलेटेड एक्सॉन नर्व, जिस एक्सॉन नर्व में माइलिन या मेडुलरी शीथ बीच वाला आवरण पाया जाता है, और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड एक्सॉन नर्व, जिसमें माइलिन या मेडुलरी शीथ जिस एक्सॉन आवरण में अनुपस्थित रहता है। इसके बाद हम लोग देखें एक्सॉन में एक और रचना पाई जाती है जिसे स्वान कोशिका कहते हैं। ये स्वान कोशिका कहाँ पाई जाती है तो एक्सॉन का जो मध्य वाला आवरण है और बाहर वाला आवरण है, दोनों आवरण के बीच में अंडाकार कोशिका पाई जाती है, जिसे स्वान कोशिका कहते हैं। इसमें केंद्रक भी पूर्ण रूप से विकसित होता है और ये स्वान कोशिका एक्सॉन का सबसे बाहरी आवरण न्यूरिलेमा और मध्य वाले आवरण माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ का निर्माण करती है। हम लोगों ने देखा डेंड्रॉन से शाखा निकलती है, उसे डेंड्राइट कहते हैं, किंतु एक्सॉन से शाखा नहीं निकलती। कभी कभी एक्सॉन से शाखा जैसी रचना दिखाई देती है, जिसे एक्सॉन अक्ष शाखा कहते हैं। एक्सॉन जहाँ खत्म होता है उसके अंतिम सिरे को एक्सॉन एंड ब्रश या टर्मिनल कहते हैं, और जिसका अंतिम सिरा फूला हुआ रहता है, जिसे पोस्ट सिनेप्टिक नोब कहते हैं। जहाँ एक एक्सॉन खत्म होता है वहीं पर दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है और दूसरा न्यूरॉन पहले न्यूरॉन से कार्य करने के लिए जुड़ जाता है और दोनों न्यूरॉन के कार्यात्मक जोड़ को हम सिनेप्स कहते हैं। पहला न्यूरॉन का एक्सॉन इन का अंतिम सिरा फुला रहता है, जिसे पोस्ट सिनेप्टिक नोब कहते हैं, और वह दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट का भी पहला सिरा फुला रहता है, जिसे प्री सिनेप्टिक नोब कहते हैं, और पोस्ट सिनेप्टिक नोब और प्री सिनेप्टिक नोब आपस में जुड़कर सिनेप्स का निर्माण करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। मैंने इसे डिटेल में समझाया। आप लोग इसका चित्र बनाएंगे और सिर्फ 4 भाग को नामांकित करके दिखाएंगे, और हमें लगता है आप लोगों को एक्सॉन का चित्र समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लाइफ साइंस की एक्टिविटी में जो दी गई है, मियोसिस विभाजन जैव विविधता का कारण है, इसे समझाना है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, माइटोसिस कोशिका विभाजन की एनाफेज स्थिति की 3 विशेषताएं लिखनी है। तो पहला क्वेश्चन, जीवों के मध्य में विविधता की सृष्टि। विविधता मतलब होता है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या होता है, जब कोई भी जीव, संसार में जितने भी जीव हैं,
सब एक दूसरे से अलग हैं। एक दूसरे से अलग है, उसका कारण क्या है? विविधता। और विविधता किसके कारण उत्पन्न होती है? विभिन्नता के कारण। विभिन्नता क्या है और कैसे उत्पन्न होती है? तो वो मियोसिस विभाजन के समय में उत्पन्न होती है। विभिन्न यहाँ तक कि मनुष्य की जितनी भी जाति है, हर मनुष्य की जाति में भी जितने भी मनुष्य हैं सब एक दूसरे से अलग हैं, वो विभिन्नता के कारण। और विभिन्नता उत्पन्न होती है जिनकी संरचना में परिवर्तन के कारण, यानी हर मनुष्य की जाति की जिनकी रचना अलग है, इसलिए सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। तो ये विविधता के लिए जिम्मेदार है मियोसिस विभाजन। तो पहले मियोसिस विभाजन किसको कहते हैं, कहाँ होता है? मियोसिस विभाजन जो होता है लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में होता है। और कब होता है? गैमेट निर्माण के समय। गैमेट निर्माण के समय अगर माइटोसिस होता तो क्या होता? जैसे मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, अगर माइटोसिस होता तो माइटोसिस विभाजन में क्या होता है? केंद्रक का विभाजन एक बार होता है और एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका बनती है, और इस दोनों पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या जो है मातृ कोशिका के बराबर होती है। अगर मातृ कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 2n है तो पुत्री कोशिका में भी क्रोमोसोम की संख्या 2n होगी। तो अगर मनुष्य में 46 क्रोमोसोम है तो दोनों पुत्री कोशिका में भी 46 क्रोमोसोम होगी। और ये मियोसिस विभाजन जो होता है जनन कोशिका में होता है। और जनन कोशिका में अगर नर गैमेट शुक्राणु के निर्माण के समय माइटोसिस हो जाए तो दोनों शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के बराबर यानी 46। अगर अंडाशय में हो जाए अंड मातृ कोशिका में तो जितना भी एग उत्पन्न होगा मादा गैमेट, सब में क्रोमोसोम की संख्या 46। अगर एक शुक्राणु एक अंडा को निषेचित करता है तो उस समय क्रोमोसोम की संख्या मनुष्य के जाति में 92 हो जाएगी। इसलिए लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गैमेट के निर्माण के समय में मियोसिस होना जरूरी है, क्योंकि जो पुत्री कोशिका बनती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। अगर मातृ कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 2n है तो पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या n। अगर 46 है 2n बराबर तो n बराबर 23। अब 23 वाला शुक्राणु क्रोमोसोम वाला 23 संख्या वाला क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अगर अंडा में उपस्थित 23 क्रोमोसोम वाले अंडे को निषेचित करता है तो नए जीव में क्रोमोसोम की संख्या 46 ही बनी रहेगी। अब मियोसिस क्या है? तो मियोसिस विभाजन में केंद्रक का जो विभाजन होता है 2 बार होता है। पहला मियोसिस विभाजन को हम लोग प्रथम मियोसिस कहते हैं। जो कोशिका विभाजित होती है उसे मातृ कोशिका कहते हैं। इस मातृ कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या अगर मनुष्य है तो 2n बराबर 46 है। जब इसमें प्रथम बार मियोसिस होगा मतलब कोशिका विभाजन होगी तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेगा, फिर कोशिका 2 कोशिका में बढ़ जाती है। और ये जो नई पुत्री 2 कोशिका बनी मातृ कोशिका से पहले मियोसिस विभाजन के बाद, इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है आधी हो गई। इसमें 2n है मातृ कोशिका में तो नई 2 पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या n हो गई, अर्थात आधी हो गई। इसलिए मियोसिस के प्रथम मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या पुत्री कोशिका में आधी हो जाती है, इसलिए इसे हरास विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। अब ये दोनों पुत्री कोशिका मैच्योर होती है, परिपक्व होती है और फिर विभाजित होती है। केंद्रक का विभाजन दूसरी बार होता है जिसे सेकेंड मियोसिस कहते हैं, और ये सेकेंड मियोसिस माइटोसिस की तरह होता है, अर्थात दोनों नई पुत्री कोशिका मातृ कोशिका में बदल जाती है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या n है। अब इसका केंद्रक विभाजन होता है, एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका बनती है और इन दोनों पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या n है मातृ कोशिका के बराबर माइटोसिस विभाजन में जैसे होता है। तो जब मियोसिस खत्म होता है तो एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका बनती है और चारों पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के आधी हो जाती है। अब मियोसिस विभाजन जो है जटिल विभाजन की विधि है, जनन कोशिका में होती है, गैमेट निर्माण के समय लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में होती है। और हम लोग अभी समझे कि ये 2 अवस्थाओं में पूरी होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है ये केंद्रक विभाजन मियोसिस के समय में केंद्रक विभाजन की पहली अवस्था है, और ये इस अवस्था में प्रोफेज बहुत लंबा होता है और इसके कारण मियोसिस 1 के प्रथम प्रोफेज को 5 भागों में 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो प्रोफेज
मियोसिस 1 के प्रथम प्रोफेज के जो तीसरी अवस्था है पैकेटिन, इस अवस्था में क्या होता है, एक क्रोमोसोम के एक केंद्रक में उपस्थित दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन का आदान प्रदान होता है, जिसे हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और जिसके कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है। और विभिन्नता के कारण ही जीवों में अनुकूलन की क्षमता होती है, वो क्रम विकास कर सकते हैं, और जितनी विभिन्नता होगी उतनी ज़्यादा विविधता उत्पन्न होगी, और इस विभिन्नता को हम लोग क्रम विकास का कच्चा पदार्थ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा क्वेश्चन है, माइटोसिस कोश का विभाजन की एनाफेज स्थिति की 3 विशेषता लिखो। ये एनाफेज अवस्था का चित्र है। कोशिका के केंद्रक में ये घटना घट रही है। यहाँ पर सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से तारा रश्मियाँ निकलती है। एनाफेज की अवस्था में तारा रश्मियों में विपरीत रूप से खिंचाव उत्पन्न होता है। तो एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से बनता है, दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। जैसे ही विपरीत रूप से खिंचाव उत्पन्न होता है, दोनों सेंट्रोमियर 2 भाग में टूट जाता है, दोनों क्रोमेटिड एक एक क्रोमोसोम का अलग हो जाता है। सपोज हम लोग 4 क्रोमोसोम को लेके शुरू किए थे कोशिका विभाजन माइटोसिस का, तो 8 क्रोमोसोम बन जाता है एनाफेज के समय में, और हर क्रोमोसोम अपने अपने क्रोमेटिड को लेकर विपरीत रूप पर चलना शुरू करते हैं, और सब क्रोमोसोम में एक नया सेंट्रोमियर रहता है। हर क्रोमेटिड अपने अपने सेंट्रोमियर को लेकर विपरीत रूप में चलते हैं, और जैसे ही एनाफेज खत्म होता है 4 क्रोमोसोम विपरीत रूप पर पहुंच जाते हैं, और इस तरह से नई पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। चित्र में यह है क्रोमेटिड जिससे जुड़े रहते हैं उस रचना को सेंट्रियोमियर कहते हैं। यह सेंट्रियोल है, ये तारा रश्मि है, और क्रोमेटिड अपने अपने सेंट्रोमियर के साथ विपरीत रूप पर जा रहे हैं। इस अवस्था का 3 विशेषता लिखना है। तो ये माइटोसिस में केंद्रक विभाजन की तीसरी अवस्था है। सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है 4 अवस्था में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ये तीसरी अवस्था है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। और इस अवस्था में क्या होता है, एक क्रोमोसोम का दोनों क्रोमेटिड पूरी तरह से अलग हो जाता है, क्योंकि सेंट्रोमियर भी दोनों विपरीत रूप से तारा रश्मियों में खिंचाव के कारण 2 भागों में बढ़ जाते हैं, और प्रत्येक क्रोमोसोम का प्रत्येक क्रोमेटिड अपने अपने सेंट्रोमियर के साथ विपरीत रूप पर चलने लगता है, और अवस्था के अंत तक, एनाफेज अवस्था के अंत तक विपरीत रूप पर पहुंच जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, वनस्पति के सीधे ऊपर की ओर विकास में जो वनस्पतिक हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है उसकी 3 विशेषता लिखो। तो पहला हम लोग को उस वनस्पतिक हार्मोन का नाम लिखना है जो पौधे के सीधे ऊपर के विकास में सहायता करता है। उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। अब उस हार्मोन की 3 विशेषता लिखनी है। तो क्या क्या करता है ऑक्सिन? ये कलम में सहायता करता है। कलम मतलब इस हार्मोन के छिड़काव से क्या होता है, तने के कटे हिस्से से जड़ शीघ्र निकल आती है। जिस पौधे में बीज के द्वारा प्रजनन नहीं होता, तने के द्वारा, जैसे गुलाब सहजन, तो तने का जो कटा हुआ हिस्सा जमीन के अंदर डालेंगे, अगर उसमें ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो उस जगह से जड़ें शीघ्र निकल आती है, नया पौधा शीघ्र विकसित हो जाता है, जिसे हम लोग कलम या कटिंग कहते हैं। दूसरा महत्व है, ये पार्थेनोकार्पी में सहायता करता है। अगर इस हार्मोन का छिड़काव फूलों के ऊपर कर दिया जाए तो फूलों में उपस्थित जो अंडाशय है, बिना निषेचित के ही अनिषेचित अंडाशय से फल का विकास हो जाता है, जिसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं, और इस फल को पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक फल और सामान्य फल में क्या अंतर है? तो सामान्य फल बनता है फूल से। फूल में नर जननांग पुंबंग है, उसमें नर गैमेट परागकण पाया जाता है। ये परागकण मादा जायांग में उपस्थित, मादा अंग जननांग जायांग में उपस्थित अंडे को जाकर निषेचित करता है। उसके बाद अंडाशय फल में विकसित होता है। तो जो फल निषेचन के बाद विकसित होता है उसे सामान्य फल कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक फल और सामान्य फल में क्या अंतर है? तो सामान्य फल से पार्थेनोकार्पिक फल का आकार बड़ा होता है और इस फल में बीज नहीं पाए जाते हैं। तीसरा महत्व है खरपतवार को नष्ट करना। तो कृत्रिम हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो कृत्रिम हार्मोन है, एक है 2,4-D, उसका पूरा नाम है
2,4 डाइक्लोरो डाइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। इस कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन 2,4-D के छिड़काव से हम लोग खेत में एक बीजपत्री फसलों के बीच में जो हानिकारक खरपतवार उग जाते हैं द्विबीजपत्री, उसको इसके छिड़काव से नष्ट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन हार्मोन की भूमिका बताओ। तो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है इंसुलिन कैसे, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इंसुलिन हार्मोन को पहले बता दें, ये पेप्टाइड हार्मोन है। ये कहाँ से निकलता है, तो हम लोग के अमाशय और छोटी आंत के बीच में पत्ती के समान ग्रंथि पाई जाती है जिसे अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय के बीच में अंतःस्रावी कोशिका का समूह होता है जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। इस लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है, तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। उस समय यह हार्मोन क्या करता है, रक्त में उपस्थित अधिक शर्करा या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। और ये जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल गया कहाँ चला जाता है, लीवर या यकृत में जाकर के जमा होता है और इस तरह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा या शर्करा की मात्रा कम हो जाती है और संतुलित हो जाती है और इस तरह से इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कम करके नियंत्रित करता है, जिसके कारण इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। और रक्त में शर्करा की मात्रा को कम होना, इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लें। मछली के तैरने में पंख का क्या महत्व है, उल्लेख करो। घुटने और कंधे में किस प्रकार की अस्थि संधि पाई जाती है। तो मछली में कुल फिन्स 7 पाए जाते हैं। इसमें से 2 जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे पेक्टोरल फिन्स जोड़ा में है, एक इधर उधर 4, 2 हो गए। पेल्विक फिन्स भी जोड़े में पाए जाते हैं, तो 4 फिन्स हो गए। बाकी जो 3 फिन्स हैं वो जोड़े में नहीं पाए जाते, इन्हें बेजोड़ फिन्स या अनपेयर्ड फिन्स कहते हैं। जैसे पीठ के ऊपर जो फिन्स है, पंख है, उसको हम लोग डॉर्सल या पृष्ठ पंख कहते हैं। पूंछ के पास जो पंख है उसे टेल या कॉर्डल फिन कहते हैं और मलद्वार के पास जो फिन है उसे एनल फिन कहते हैं। अब हम लोग देख लें, मछली में 7 फिन्स समझ में आ गया, 2 जोड़े में पाया जाता है। चित्र के द्वारा समझ में आ जाएगा कौन सा फिन्स कौन सा है। पेक्टोरल फिन ये भी जोड़े में पाया जाता है, पेल्विक फिन ये भी जोड़े में पाया जाता है। पेल्विक फिन्स कैसे सहायता करता है मछली को तैरने में, ये मछली को जल की गहराई में तैरने में सहायता करता है। पेक्टोरल फिन्स इसकी सहायता से मछली जल की सतह पर आती है। तो जोड़े वाले पंख का डिस्कशन हो गया। बेजोड़ में 3 पंख पाए जाते हैं। डॉर्सल पीठ के ऊपर जो है इसे पृष्ठ पंख भी कहते हैं, ये मछली को तैरने में सहायता करता है। एनल फिन मलद्वार के पास पाया जाता है, ये भी अन्य पंखों को तैरते समय में मछली में सहायता करता है। और पूंछ का पंख जिसे हम लोग कॉर्डल या टेल फिन कहते हैं या पुच्छिया पंख कहते हैं, यह मछली में पतवार का काम करता है, तैरते समय में मछली में दिशा निर्धारण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने और कंधे में किस प्रकार की अस्थि संधि पाई जाती है। तो अस्थि संधि क्या है, जहाँ पर 2 अस्थि एक दूसरे से जुड़ी रहती है, उस जोड़ को हम लोग अस्थि संधि या अस्थि जोड़ कहते हैं। तो घुटने में जो अस्थि जोड़ या अस्थि संधि है उसका नाम है हिंज जोड़। हिंज जोड़ किसे कहते हैं, तो ऐसा जोड़ जहाँ पर 2 अस्थियाँ एक ही दिशा में मुड़ पाती है, उस तरह के जोड़ को हिंज जोड़ कहते हैं। जैसे घर में लगा हुआ दरवाज़ा जो एक ही दिशा में खुलता है। और कंधे की हड्डी में कौन सा जोड़ पाया जाता है, बॉल और सॉकेट जोड़। बॉल और सॉकेट जोड़ क्यों कहते हैं, तो कंधे की जो हड्डी है उसमें सॉकेट या गड्ढे जैसी रचना पाई जाती है और बाजू की हड्डी ह्यूमरस है, उसका ऊपरी सिरा गोल होता है जिसे बॉल कहते हैं, जो सॉकेट में फिट हो जाती है। इसके कारण इन दोनों अस्थि जोड़ पे हम लोग दोनों हड्डियों को चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो इस तरह से हमने पहले एक्टिविटी टास्क में लाइफ साइंस के चारों क्वेश्चन को डिस्कशन कर दिया। आप लोग को समझ में आ जाएगा होप, और आप लोग इसे जैसे मैंने बताया पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया, समझ करके इसे अपनी कॉपी में A4 साइज पेपर में करके अपना नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट लिख करके अपने सब्जेक्ट टीचर को बताए गए डेट पर जमा करेंगे। थैंक यू।